बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, ये जो पिछले हफ्ते हालात हुए, अफसोसनाक हालात, इसकी वजह से मैंने फ़ैसला किया कि मैं आपके सामने आऊँ। देखिए, सबसे पहले हमारा वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना था। इसका नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस मुल्क के जो लोग हैं, और मैं सारा पाकिस्तान फिरा हूँ, चाहे वो गुनाहगार हों, चाहे वो अपने दीन पे सही माने पे अमल करें या ना करें, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों में बसते हैं। इसलिए जब भी कहीं भी दुनिया में उनकी शान में किसी किस्म की गुस्ताखी होती है तो हमें ये तकलीफ़ मिलती है। लेकिन क्योंकि मैं दुनिया फिरा हुआ हूँ, सिर्फ हमें नहीं तकलीफ़ मिलती, जो भी जहाँ भी दुनिया में मुसलमान बसता है उन सबको तकलीफ़ होती है। अब पिछले हफ्ते और ये जो अफसोसनाक हालात हुए, एक जमात ने ऐसे लगा ऐसे कि उनको शायद बाकी पाकिस्तानियों से ज़्यादा प्यार है अपने नबी से। देखें, वो जो TLP का जो मकसद है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो ही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो। सिर्फ हमारा तरीक़ाकार फ़र्क है। TLP का क्या तरीक़ाकार है और मेरी गवर्नमेंट और मेरा जब से हम आए हैं, हम क्या कोशिशें कर रहे हैं कि दुनिया में ये गुस्ताखी ना की जाए उनकी शान में, वो ये है। TLP ये कह रही है कि जो फ्रांस में हुआ, फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजा जाए, उनसे सारे राब्ते ख़त्म कर दिए जाए। हमारी जो गवर्नमेंट का तरीक़ाकार है वो मैं अभी आपको तफसील से बताता हूँ, लेकिन मकसद हम दोनों का एक ही है। वो भी ये चाहते हैं कि किसी किस्म का किसी मुल्क में किसी की ज़रूरत ना पड़े कि उनकी बेहुरमती की जाए। हमारा भी वही मकसद है। तो मैं आज ज़रा तरीक़ेकार के ऊपर बात करना चाहता हूँ। 1979 के अंदर, नहीं 1990 में, गालिबन 1990 के इर्द गिर्द सलमान रुश्दी ने एक किताब लिखी। उस किताब में उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। पाकिस्तान में पब्लिक सड़कों पे निकली, यहाँ अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक किया और लोगों की शहादतें भी हुई। उसके बाद आप उठा के देख लें कि हर थोड़े सालों के बाद कोई ना कोई मगरब के किसी मुल्क में उनकी शान में गुस्ताखी करता है। मुसलमानों को तकलीफ़ होती है, कहीं बाहर रिएक्शन भी होता है, या हमारे मुल्क में मुजाहरे भी होते हैं, लेकिन ये हर थोड़े सालों के बाद यही सिलसिला आगे बढ़ जाता है। तो क्या हमने अभी तक कोई फ़र्क पड़ा इस अप्रोच से? यही TLP कर रही है। ये भी ये पाकिस्तान में कह रहे हैं कि मुजाहरे करेंगे हम, और किए हैं उन्होंने, और हम सड़कों पे आ जाएंगे, पहले भी किए हैं, कि अगर हम एक्शन ना लें। अब क्या, मेरा सवाल ये है कि क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? कोई गारंटी है? मैं मगरब को जानता हूँ, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर आप ये करेंगे, अगर हम ये करें पाकिस्तान, तो इसके बाद किसी और यूरोपियन मुल्क में यही होगा। आज़ादी के राय पे नाम पे वहाँ उन्होंने ये एक आज़ादी राय का इशू बनाया हुआ है। उसके नाम पे वो कहेंगे अच्छा आज़ादी राय की वजह से इन्होंने ये किया, हम भी ये कर रहे हैं, वो भी कोई गुस्ताखी करेंगे। क्या फिर उसके एम्बेसडर को भी हम वापस भेजेंगे? और
50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहाँ कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। तो इसका पहले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ेगा हमारे मुल्क को कि बड़ी मुश्किलों से हमारी माईशत उठ रही है। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़ी देर के बाद उठ रही है, नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, हमारे मुल्क में दौलत में इजाफा हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। बड़ी देर के बाद रुपया मजबूत होता जा रहा है। जब रुपया ऊपर जाता है तो मसलन पेट्रोल और डीजल सस्ता किया है, बाहर की जो चीज़ें हम उगाते हैं वो सस्ती होनी शुरू हो गई हैं। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती है, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं ख़त्म हो गई। इसका मतलब बेरोज़गारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और उसके आगे, क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी। तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। तीसरी चीज़, अब हमने इसके ऊपर जब ये हुआ तो मैं पहले ज़रा आपको थोड़ी तफसील पीछे बता दूँ। ये हम 2-2.5 महीने से लगे हुए थे, हमारी गवर्नमेंट TLP से मुज़ाकरात कर रही थी। हम उनको यही चीज़ें समझा रहे थे कि इससे नुकसान हमें होने लगा है, उनको नुकसान नहीं होगा, हमारी अवाम को नुकसान होगा। मुज़ाकरा चलते जा रहे थे, उन्होंने कहा जी असेंबली में रखो, और असेंबली जो फैसला करती है। हमने फैसला किया ठीक है, हम असेंबली में ये रखते हैं। लेकिन हम फिर देखना शुरू किया कि इनकी मोबिलाइजेशन नीचे हो रही है, इनकी तैयारियां हो रही हैं इस्लामाबाद आने के लिए। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, एक तरफ इस्लामाबाद आने की तैयारियां हैं। फिर अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं और हमने ये फैसला किया हुआ था कि हम असेंबली में रखेंगे इस इशू को। तो पता चला कि उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि जी अब तो फ्रांस का अगर एम्बेसडर आप वापस नहीं भेजेंगे तो हम सारे इस्लामाबाद में धरना देंगे। तो ये उसके बाद ये हमारी बातचीत टूटी। उसके बाद फिर ये अरेस्ट हुए। अब मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि इससे अब तक हुआ क्या है हमारे मुल्क में। ज़रा देख लें कि हमने अपने आप को कितना नुकसान पहुँचाया। अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया है, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 800 से ज़्यादा पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं। पहले दिन जब शुरू हुआ तो तकरीबन 100 सड़कें ब्लॉक कर दी। उससे जो आवाम को नुकसान हुआ, उससे कई जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं जा रहे थे, बेचारे जो कोरोना के मरीज़ हैं, उनमें अमवात हुई। और फिर बाहर से कूद पड़े लोग, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन। अभी तक हमने जो 4 लाख ट्वीट्स को एनालाइज किया, उनमें से 70% फेक अकाउंट से थी। मसलन प्रोपेगेंडा, जिस तरह यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब ने जब बताया कि हिंदुस्तान की कोई 600 साइट्स हैं, फेक साइट्स, मीडिया साइट्स, जिससे वो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो यहाँ भी हमें पता चला कि 380 हिंदुस्तान के इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से फेक न्यूज़ चला रहे थे कि सिविल वॉर हो गई पाकिस्तान में। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वही JUI जो फजल रहमान की पार्टी, वो भी बीच में शामिल हो गई कि किसी तरह गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, मुल्क को नुकसान पहुँचाएं। साथ वो नून लीग। अब इनसे मैं पूछता हूँ कि जब ये सलमान रुश्दी ने किताब लिखी थी तो नवाज शरीफ तो पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे, कितनी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी,
कितनी दफ़ा उन्होंने किसी फोरम में कहा था कि इसने बड़ा गलत काम किया, मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाई है। कितनी दफ़ा किसी भी मुसलमान हेड ऑफ स्टेट ने किसी इंटरनेशनल फोरम पे इस पे बात की थी, तो आज इनके साथ मिल गए हैं सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए। देखें, अब ये मैंने आपको बताया कि एक अप्रोच है कि अपने मुल्क में मुजाहरे करो, अपने मुल्क को नुकसान करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रांस को, अच्छा एम्बेसडर वापस भेज दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये सुने कि मेरी अप्रोच क्या है। मकसद तो हमारा एक ही है। हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये जो हर थोड़े सालों के बाद हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचाई जाती है, इसकी दूसरी अप्रोच क्या है, ये अब सुने मेरी अप्रोच क्या है। देखिए, मैं फिर से आपको बताता हूँ, मगरिब को मैं सबसे बेहतर समझता हूँ, मेरी बड़ी ज़िंदगी गुजरी है वहाँ, मैं उनकी सोच को जानता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो कोशिश करनी चाहिए, जो हमने की है, और मैं अभी बताता हूँ हमने क्या क्या कोशिश की है। और जब मैं ये पहले बता दूँ, सबसे पहले जून 2019 में 14वीं जो समिट थी OIC की, वो पहली दफ़ा जाके मैंने इस्लामोफोबिया की भी बात की, और मैंने ये बात किया कि जो मगरिब के अंदर हमारे प्यारे नबी की बेहुरमती की जाती है, कि हम सब मुसलमान मुल्कों को मिलके हम एक प्लान करना चाहिए, कि इकट्ठा अप्रोच करना चाहिए, कि उनको समझाना चाहिए मगरिब को। दूसरा, मैंने फिर जब सितंबर 2019 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में गया, उधर मैंने ये उठाया, दोनों चीज़ें, इस्लामोफोबिया की भी बात की। इस्लामोफोबिया का क्या मतलब है? इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत, और उस नफ़रत के अंदर एक ये है कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो ये एक ही चीज़ इकट्ठे करते हैं ये। तो उधर मैंने बात की यूनाइटेड नेशंस में। फिर अगले साल जो 2020 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली हुई, फिर मैंने इस्लामोफोबिया की बात की, और मैंने कहा कि ये किस तरह 1.25 अरब लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाती है। फिर यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ के अंदर और कमीशन में मेरी गवर्नमेंट ने मुसलसल इस्लामोफोबिया की बात की। फिर मैंने फेसबुक का जो CEO है मार्क जुकरबर्ग, मैंने उसको ख़त लिखा कि कैसे फेसबुक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस्लामोफोबिया के लिए। और फिर जब ये फ्रांस में हुआ, और जिसके ऊपर ये TLP कह रही है कि फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजें, मैंने सारे मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट्स को ख़त लिखा, और मैंने उनको कहा कि हमें जॉइंट एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। और अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी ये है कि हम सारे मुसलमान मुल्क के जो हेड्स हैं, हम मिल के मगरिब के फोरम्स में, यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड नेशंस में, हम उनको ये बताएं कि क्यों हमें तकलीफ़ होती है जब ये आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, क्योंकि उनको ये इस चीज़ की समझ नहीं है। मगरिब के अंदर उनके जो पैगंबर हैं, उनको इस तरह नहीं, उनका प्यार और इश्क जिस तरह हमारा है, हमारे नबी से है, उनको इस तरह का ना, उनकी इस तरह की इज्जत करते हैं। और वहाँ बल्कि वो दीन को उनके इतने करीब नहीं है जितने हम अपने दीन के करीब रहते हैं। इसलिए हमें उनको समझाना पड़ेगा, और समझाएंगे जब हम मिलके इकट्ठे कलेक्टिवली मुसलमान दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स, जब हम बात करेंगे, जो मैं ये हर जगह जिन फोरम्स पे कहता गया हूँ, तब उसका असर होगा। दुनिया में थोड़े से यहूदी हैं, लेकिन वो सारे यहूदियों ने इकट्ठे होके दुनिया को, मगरबी दुनिया को बताया है कि जो हॉलोकास्ट था, जिधर यहूदियों की कत्लेआम हुई थी, उन्होंने कहा कि उसके ख़िलाफ़ कोई मनफी बात ना की जाए कहीं भी, किसी मीडिया पे। आज कहीं भी, आज मगरबी मीडिया में हॉलोकास्ट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता। 4 यूरोपियन मुल्क ऐसे हैं जिधर जेल में डाल देते हैं अगर आप हॉलोकास्ट के ख़िलाफ़ कोई मनफी बात करें। तो क्या हम ये नहीं उनको बावर करवा सकते कि हमें कितनी तकलीफ पहुंचती है? और ये सिर्फ, और ये हम तब करेंगे जब हम कलेक्टिवली मिलके करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्योंकि मैं मगरिब को समझता हूं, उनको समझ ही नहीं है इस चीज़ की।
जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, जब हम मुजाहरे होते हैं, वो समझते हैं मुसलमान आज़ादी राय के खिलाफ है, और वो फिर बजाय उसको समझने के वो फिर और कोई जान के शरारत करते हैं हमें तकलीफ देने की। इसलिए पहला तो ये चीज़ है। और दूसरा मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये, दूसरा तरीका क्या है कि जब एक 50 मुसलमान मुल्क मिल के ये कहेंगे कि अगर किसी मुल्क में से इस तरह किया गया तो हम सारे मिल के उनका ट्रेड बॉयकॉट करेंगे, उनकी हम चीज़ें नहीं खरीदेंगे, इसका असर होगा। इस तरह हम अपना जो हम मकसद है इस पे पहुंच सकते हैं। मैंने आपको 2 मकसद बताए। एक ये TLP का मकसद है, हम सारी जिंदगी भी लगे रहें, हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, कभी कोई फर्क नहीं पड़ने लगा उनको। जो मैं कैंपेन कर रहा हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यही तक कि इंशाअल्लाह एक दिन उनको समझ आ जाएगी, और वो दिन दूर नहीं है। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं कि मैं जिम्मेदारी इसकी लेता हूं, मैं ही इस कैंपेन को लीड करूंगा, लेकिन मैं इंशाअल्लाह अपनी कौम को मायूस नहीं करूंगा, अपने मुसलमानों को मायूस नहीं करूंगा। हम इंशाअल्लाह उनको ये एक दिन समझा देंगे कि जिस तरह अगर वो यहूदियों के लिए सेंसिटिव है, उनको तकलीफ नहीं देना चाहते, तो हम तो सवार मुसलमान हैं, हमारे भी दिल हैं, हमें भी तकलीफ होती है। और जैसे ही उनको इस चीज़ की समझ आ गई, ये हम अपना मकसद पे पहुंच जाएंगे। आखिर में मैं अपने उलमा उनको ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि आपको इसमें हमारे साथ मिलके, मेरे साथ मिलके मेरी तायीद करनी चाहिए, हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें, ये जो हो रहा है, हमारे मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है, इससे तकलीफ़ पहुँचती है। हमारी पुलिस से जो हुआ है, 800 पुलिस इंजर हुई है, जो उनको कई अस्पतालों में पड़े हुए हैं। तो इससे किसको फ़ायदा हुआ है? क्यों हिंदुस्तान की ये जो वेबसाइट्स हैं जो इसके अंदर कूद पड़ी हैं, ये दुश्मनों को फ़ायदा हुआ है। कौम को क्या फ़ायदा हुआ इससे? कौम को तो सिर्फ नुकसान हुआ है। और जो मकसद है हमारा, उससे तो इस पे नहीं पहुंच रहे हम। कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी मगरबी ममालिक को जो मर्जी हम अपना मुल्क का नुकसान करें, जुर्म कहीं और हो, हम अपने ऊपर खुद को हमला कर दें। ये कौन सी अकल और समझ है? तो मैं आप सबको कहूंगा, अपनी कौम को कहूंगा कि ये टाइम है इकट्ठे होने का। हमारा मुल्क बड़ी मुश्किलों से एक उस तरफ निकल रहा है कि हम अब ऊपर आने वाले हैं। हमारी माइशत उठ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है, हमारा मुल्क का डायरेक्शन ठीक है। तो ये टाइम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ हमारे मुल्क के दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाएंगे। हम सबको अब इकट्ठे होके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम ये 2 साल बड़े मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। हालांकि हमारे पास इस वक्त कोरोना का एक तीसरा वेव आया हुआ है, उसके ऊपर हमें सबको मिल के SOPs पे चलना चाहिए। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमें इस मुश्किल से भी निकाल दे, और फिर उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि हम 2 साल के बाद एक कौम, हमारी माइशत उठ रही है, तो हम उसको नुकसान ना पहुंचाएं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि TLP चाहती है कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से बदर किया जाए, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या फ्रांस से ताल्लुकात ख़त्म करने से ये सिलसिला ऐसे ही रुक जाएगा? क्या कोई और मुल्क ऐसा नहीं करेगा? उन्होंने कहा, मैं मगरब को जानता हूँ,
वो बार बार इजहार राय के नाम पर यही करेंगे। उन्होंने कहा हम लेकिन जानते हैं कि हम अपना केस चलाएंगे। मैं कौम से वादा करता हूँ कि अगर पाकिस्तान की तारीख़ में कोई ये मुहिम चलाएगा तो वो मैं हूँगा, मैं उसे लीड करूँगा। मुसलमान मुल्कों के सरबराहों को मिलाकर और मगरिब को इस बात पर आमादा करेंगे, उनको समझाएंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी से हमारे दिलों को तकलीफ़ पहुँचती है। उन्होंने कहा कि अभी ये सब कुछ करना ठीक नहीं है। बहुत अरसे